मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का मुद्दा। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बिहार चुनाव, जीते तो नेता, हारे तो ईवीएम जिम्मेदार। इसे 92% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती अभी जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक देर रात तक चुनाव नतीजे आ सकते हैं, मगर रुझानों में एनडीए गठबंधन आगे है और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं। नीतीश कुमार के घर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि चिराग पासवान ने जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ा करने का काम किया है। आपको बता दें कि बिहार के साथ 11 राज्यों में 59 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, जिसमें यूपी, एमपी, गुजरात, मणिपुर जैसे राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इस जीत को मोदी मैजिक से भी जोड़कर देखा जा रहा है, मगर नतीजों के साथ ही ईवीएम को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने हार का ठीकरा ईवीएम के सर फोड़ दिया। फिलहाल वोटों की गिनती अभी भी जारी है। एक बार फिर से मैं आपको अभी की अपडेट देता हूं। अभी 243 में से 243 सीटों के रुझान सामने हैं। एक बार फिर बीजेपी गठबंधन ने, एनडीए ने निर्णायक बढ़त बना ली है। 122 का मैजिक फिगर है और इस वक्त एनडीए का गठबंधन 126 सीटों पर आगे चल रहा है। आरजेडी, जिसने अंतिम समय पर अच्छी फाइट देने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी का गठबंधन यानी महागठबंधन 110 सीटों पर आगे है। लोक जनशक्ति पार्टी 0 सीटें, लेकिन 8 सीटों पर जेडीयू का बहुत बड़ा नुकसान करके गई है। अगर ये 8 सीटें जेडीयू जीत जाती एलजेपी के साथ मिलकर, तो भारतीय जनता पार्टी का फिगर जो है वो लगभग 140-145 पर पहुंच जाता। अदर्स के खाते में 7 है, जिसमें से 1 सीट एआईएमआईएम ने जीत ली है और 4 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगे चल रही है। तो इसी पर जुड़ा हमारा आज का सवाल है, बिहार चुनाव के नतीजे मोदी मैजिक की जीत है। मोदी मैजिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपचुनाव में भी प्रचंड सफलता मिली है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मोदी मैजिक ने पीछे किया, इसीलिए एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें आ रही है सीधे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से, और इस वक्त वहां पर जश्न का माहौल है। जश्न इसलिए क्योंकि 15 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में आ रही है एनडीए। बिहार के अंदर एक चुनाव ऐसा जिसमें यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी प्रबल है। 126 सीटें लेकर एनडीए फिर से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहा है। आरजेडी के खाते में 110 सीटें और बहुमत से वो 12 दूर है। अब आरजेडी इसमें बकअप कर पाए या इसमें एनडीए को पीछे छोड़ पाए, इसमें फिलहाल थोड़ा संशय नजर आता है। एनजेपी 0 सीटों पर है, मगर 8 सीटों पर उसने जेडीयू को हरा दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन एलजेपी के चलते हुआ है। लेकिन बिहार चुनाव में नतीजों को लेकर आरजेडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहस की शुरुआत यहीं से करेंगे। नीतीश सरकार पर आरजेडी ने आरोप लगाए हैं। 10 सीटों की गिनती में देरी का आरोप लगाया है आरजेडी ने। आरजेडी पहले से कह रही थी कि नीतीश कुमार रिटर्निंग ऑफिसर को फोन कर रहे हैं, पक्ष में फैसला लाने के लिए अफसरों पर दबाव है, यह आरजेडी का कहना है। मनोज झा आरजेडी के नेता सामने आए थे, उन्होंने कहा था 8 बजे तक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अब 8:30 बज चुकी है और अब आरजेडी नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही है। सबसे पहले मैं अपने पूरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ चितरंजन गगन जी हैं, स्पोक्स पर्सन है और जनरल सेक्रेटरी हैं आरजेडी के। मेरे साथ राकेश कुमार जी है, स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के। मेरे साथ थोड़ी ही देर में डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ गए हैं। इनफैक्ट डॉक्टर संबित पात्रा यहाँ पर आरजेडी आरोप लगा रही है कि अब धांधली कर रही है नीतीश कुमार की सरकार। सर, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे या सीरियस कंप्लेन है? अगर सीरियस कंप्लेन है तो आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पर जाइए और शिकायत करिए। गगन जी, आपसे सवाल है ये। देखिए दीपक जी, गगन जी से सवाल है क्योंकि आरजेडी की कंप्लेन है। संबित जी, चितरंजन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आरजेडी ट्विटर पर क्यों कंप्लेन कर रही है, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन किया जाएगा, वहां पर रिटर्निंग अफसर को कंप्लेन किया गया है,
लेकिन सीएम हाउस में बैठकर भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी और नीतीश जी वहां से रिटर्निंग अफसर पर दबाव ठीक है, एक मिनट चितरंजन जी आपको रोकूंगा क्योंकि मनोज झा जी अभी कुछ नई बात कह रहे हैं। सीधे चलते हैं आरजेडी में तेजस्वी यादव के घर, जहां पर मनोज झा इस वक्त हैं। जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ मुख्यमंत्री, मैं तो चाहूंगा आप सब लोग कैमरा लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और देखिए उन चेहरों को, वो बैठ के वहाँ कौन सा कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए। और ये मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, आप तमाम जो साथी हैं, एक बार देखिए कि वहाँ कौन कौन से चेहरे बैठे हुए हैं, कौन निर्देश दे रहा है, किन किन को निर्देश दिया जा रहा है। हम चुनाव आयोग को भी अभी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है। लो मार्जिन के जहाँ जहाँ हैं वहाँ ये दबाव बना रहे हैं डीएम को। जहाँ हमको सर्टिफिकेट के लिए बिठा के रखा गया था, वहाँ कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी। जहाँ हम रिकाउंटिंग चाहते हैं, वहाँ रिकाउंटिंग अलाउ नहीं की जा रही है। तो ये कौन सा निजाम कर रहा है? मैंने पहले भी कहा कि नीतीश जी आपकी विदाई तो तय है, लेकिन आप और कितना कलंक लेके जाएंगे, इसका फैसला आपको करना है। बिहार की जनता ने तो फैसला दे दिया, सरकार हम बना रहे हैं। प्रशासन पर क्या ये सवाल है आपका कि ये प्रशासन से ज्यादा शासन पे सवाल है, जो जाते जाते भी उस कमरे में बैठ के एक अन्य मार्ग से कौन कौन लोग वहाँ बैठे हुए आप सब जानते हैं। बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो मनोज झा आरोप लगा रहे हैं कि रिगिंग हो रही है अब इलेक्शन की। इसको कहते हैं चितरंजन जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कहीं ये उस तरह की मनोदशा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब जीत साफ साफ दिखाई दे रही है एनडीए की। नहीं, देखिए, जहां पर हम कर रहे हैं रिकाउंटिंग के लिए, वहां पर रिकाउंटिंग नहीं हो रहा है, वहां पर जो है सो सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। और जहां पर हम लीड कर रहे हैं, वहां पर कम मार्जिन वोट से वहां पर रिकाउंटिंग के लिए आदेश दे रहे हैं। तो यह जो है दबाव बनाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हारी हुई बाजी को किसी तरह से जनमत के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार दबाव बनाकर रिटर्निंग अफसर पर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से दबाव बनाकर रिजल्ट को अपने पक्ष में करवाना चाहते। सर, चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट होता है, आरोप क्यों सुनेगा नीतीश कुमार की? नहीं, दीपक जी, चुनाव आयोग के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग अफसर तो नीतीश कुमार का बैठाया हुआ आदमी है। रिटर्निंग अफसर जब सर्टिफिकेट दे देगा, उसके बाद जो है सो आप जाइए कोर्ट के चक्कर काटिए। 138 पर लीड कर रहे थे, हारते हारते 117 पर आ गए, और फिर 117 पर जब आ गए, उसके बाद में अब देखिए 125 और 26 पहुंचे हैं। लेकिन सर, हर टीवी चैनल लगातार दिखा रहा है, कभी लीड किया ही नहीं 138 पर आरजेडी ने। संबित पात्रा जी क्या कहेंगे चितरंजन गगन जी के आरोपों पर? दीपक जी 138 पर लीड कर रहे थे। सर, 138 का फिगर किसी भी टीवी चैनल पर 138 का फिगर आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन के लिए कभी नहीं आया। आप कभी भी 116, 118 से आगे नहीं बढ़े हैं। दीपक जी मैं बात दूसरा कर रहा हूं। एनडीए को दिखाया गया 138 पर लीडिंग, कमते हुआ आ गए 117 पर, और फिर 117 से बढ़ाते 125 और 26 पहुंचाए रहे हैं। जो हार उसको पुनः रिकाउंट किसी बहाने थोड़ा बुरा मार्जिन करके उसको जो है सो विजय घोषित कर। सर, अगर इतना खेल खराब कर रहे होते तो मनोज झा जी बाहर आकर बाइट नहीं देते, पहले इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करते। क्या कहेंगे संबित पात्रा जी? फिर उसके बाद भानु प्रताप के पास जाऊंगा पूर्णिया में, उनसे जानूंगा कि उनको क्या लगता है। लेकिन संबित पात्रा जी, मनोज झा के आरोपों पर क्या कहेंगे? और चितरंजन जी कह रहे हैं कि भाई आप तो रिग कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, आज सुबह से मैंने एक शब्द का बहुत प्रयोग किया है, संयम संयम संयम। मैंने कहा ये चुनाव जिस प्रकार से नेक टू नेक चल रहा है, बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। किसी भी करवट चुनाव जा सकता था, मगर अब जब दो प्रकार के आरोप लगाए गए, पहले तो कांग्रेस निकली बाहर और कांग्रेस ने कहा कि अगर सूर्य चांद के ऊपर जो सैटेलाइट चल रहे हैं उन सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा सकता है तो ईवीएम मशीन को भी कंट्रोल किया जा सकता है।
ब्लूटूथ लगाकर ईवीएम मशीन को हैक किया गया है। और अब यहाँ आरजेडी आरोप लगा रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर को नीतीश कुमार ने बैठाया है। आप बताइए, ये रिटर्निंग ऑफिसर को नीतीश कुमार बैठाते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन बैठाती है? और अगर सीरियसली कोई मामला होता तो आपको क्या लगता है, अभी खुद तेजस्वी जाके कंप्लेंट कर रहे होते इलेक्शन कमीशन में, यहाँ बाइट नहीं दे रहे होते मनोज झा जी। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं जिस प्रकार का एक खिसियाहट, जिस प्रकार की एक बौखलाहट अभी तमाम आरजेडी के और कांग्रेस के नेताओं में दिख रहा है, अब मैं स्पष्टतः कह सकता हूं कि बीजेपी और जेडीयू की जो हमारी जो गठबंधन है एनडीए की सरकार अब लगभग बनने जा रही है। अब ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं, ये फिगर्स अब स्टेबिलाईज हो गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, फिगर स्टेबलाइज हो गए हैं। अभी भी गठबंधन जो है 125 सीटों पर आ गए, एनडीए का महागठबंधन 111 सीटों पर, अदर्स के खाते में 7 सीट, जहां एआईएमआईएम ने काफी खेल बिगाड़ा है आरजेडी गठबंधन का। अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा। भानु प्रताप के पास पूर्णिया चलते हैं। भानु प्रताप, क्या लगता है आपको वर्डिक्ट के बारे में? आरजेडी कह रहा है रिगिंग हो रही है, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना फिर से एक बार तय था? आपका क्या आकलन था इन चुनाव के बारे में भानु प्रताप जी? ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी दोबारा से सत्ता पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जो उतार चढ़ाव हो रहा है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, उसे तो यही लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन गई। बिहार के लिए अच्छा है, कैसे देखते हैं आप इसको भानु प्रताप जी? बिल्कुल बिहार के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बिहार के लिए अच्छा है, भानु प्रताप जी का मानना है। सीधे चलता हूं आलोक शर्मा जी के पास, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, कई सारी विधानसभा में उपचुनाव भी हुआ है, बिहार के अंदर एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बच गई, उत्तर प्रदेश में थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीत, मणिपुर में जीत, गुजरात में जीत। क्या आपको लगता है, आप लगातार प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा रहे थे कि कोविड का मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ है, लॉकडाउन गलत लगा है, उसके बाद मैनेजमेंट गलत हुआ है, वेंटिलेटर्स नहीं आए हैं, आपको नहीं लगता आपका जो नैरेटिव था पूरी तरह से फेल हो गया है, कम से कम अभी तक के परिणामों को देखने के बाद? देखिए, जहां तक दीपक जी बाई इलेक्शंस की बात है तो स्वाभाविक है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मणिपुर हो, जहां पर जिसकी सरकार होती है वहां पर कहीं ना कहीं झुकाव रहता है। ऐसा मत बोलिए आलोक जी, गोरखपुर और केशव प्रसाद मौर्य जी की लोकसभा मुझे बताइए, जीते थे। नहीं, मुझे बताइए कि आप जीते थे योगी जी के सरकार में होते हुए भी। योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी और केशव मौर्य जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जीते थे योगी जी के सरकार में होने के बावजूद, तो आप एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते। मैं समझता हूं एक दो अपवाद हो सकते हैं। मैंने कहा नॉर्मली झुकाव रहता है, और आप इतिहास देखेंगे तो दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसा ही रहा है। जहां तक बात कोरोना की है तो कोरोना में 1 करोड़ जब पेशेंट हो गए और आज भी दिल्ली की जो हालत है, तो मुझे लगता है उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। जो जीडीपी का जो हालत हुआ है और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, आज का वो विषय नहीं है, लेकिन देश की जनता सब समझती है। जहां तक बात आज की है तो पूरी तरह से आज जिस तरह से विलंब किया जा रहा है रिजल्ट में जानबूझकर, पोस्टल बैलेट को काउंटिंग होने से रोका गया है, कहीं ना कहीं इस दाल में पूरी तरह से काला नजर आ रहा है। अभी भी आप देखिए कि लगभग 75 लाख के करीब वोटों की गिनती बाकी है, और उसके बावजूद भी ये जीत गए हैं, वो नहीं जीते हैं। और वहाँ पर उनको, आप बक्सर का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक कैंडिडेट कांग्रेस के जीत गए, उसके बाद वहाँ पर दिखाया गया कि बीजेपी लीड कर रही है। और पोस्टल बैलेट का खेल बीजेपी गुजरात में भी करती रही है। गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र चुडासमा, 2 बार हाई कोर्ट हरा चुकी है उनको पोस्टल बैलेट के मामले में, लेकिन आज भी मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन को अपनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी जो विश्वसनीयता है उसको बरकरार रखने का एक अच्छा मौका है। और जहां तक रिटर्निंग ऑफिसर की बात है, स्वाभाविक है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उनको रिक्रूट करता है या उनको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, लेकिन वो हैं सब मुख्यमंत्री के ही अधिकारी, वहां के उस प्रशासन के अधिकारी होते हैं, उन्हीं में से लोग लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी खेल हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन पिछले 5-6 वर्षों से आप देखिए किस तरह से बीजेपी के इशारे पर काम करता है। जब कर्नाटक चुनाव की डेट बीजेपी पहले अनाउंस कर देती है इलेक्शन कमीशन से, छत्तीसगढ़ में जितवाया, राजस्थान में जितवाया, कर्नाटक में आप आगे निकले, आप हरियाणा के अंदर अच्छा प्रदर्शन करे,
झारखंड देखिए, के आप मुझे- चुनाव जीते, जब आप जीतते हैं तो अच्छा मुझे लगता है- मीठा मीठा गप मुझे गप लगता कड़वा है- कड़वा तू हर बार ये तो नहीं चलेगा ना नहीं, आलोक नहीं, भाई। ऐसा नहीं। देखिए मुझे मैंने आपको दीपक जी, 8 मुझे चुनाव याद की है बातें बताई कि जहां आप जिस दिन जीते। 3 राज्यों के हम चुनाव जीते उस दिन भी नहीं मैं बताता हूं, एक मिनट, जिस दिन 3 राज्यों के चुनाव हम जीते और प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने एआईसीसी के अंदर की, उस दिन भी एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा ईवीएम के बारे में। उन्होंने तब भी कहा कि हम जीते हैं, उसके बावजूद ईवीएम किस तरह से निष्पक्ष है उसका पूरी सही उत्तर जो है वो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। 50 से ज्यादा मामले हैं ईवीएम के जो न्यायालयों में लंबित हैं। 8 मामले ऐसे हैं जो ईवीएम को लेकर रिजल्ट पलटे गए हैं लेकिन हायर कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है वो सवाल अलग है अपनी जगह। जो आज इलेक्शन कमीशन का बिहार में रवैया है सुबह से जो हम देख रहे हैं वो अलग है, वो बिल्कुल कटघरे में। आप बार बार कह रहे हैं कि आरजेडी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाता। अरे इलेक्शन कमीशन तो भाई पूरी तरह से जिस तरह से नजर आ रहा है, तमाम फैसले उसके आ रहे हैं, वो पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसा जनता को भी प्रतीत हो रहा है और हमें भी प्रतीत आपको हो ये रहा है। बात कहना चाहूंगा, भारत का लोकतंत्र बहुत महान है। कभी आप जीतते हैं, कभी ये जीतते हैं। कम से कम लोकतंत्र पे तो मत डाउट खड़ा करें। मतलब अगर आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं नहीं, तो देश देखिए के मैंने लोकतंत्र पे डाउट करते नहीं हैं। खड़ा किया है। देखिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले भी ठीक नहीं होते हैं, तो क्या लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा उससे? चलिए संबित पात्रा जी क्या कहेंगे? आलोक जी कई सारे तर्क एक साथ लेकर आए हैं और मामला फिर जाके घूम फिर के ईवीएम पर टिक गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था ईवीएम के मसले पर कि आप एक टेस्ट करें, सबके सामने टेस्ट करें, उसके बाद ईवीएम ओके है। और ईवीएम कोई और नहीं लाए, खुद माननीय राजीव गांधी जी लाए थे। देखिए दीपक जी, इनका यही रोना है। अभी इन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि जनता सब जानती है, जनता भी जानती है और ऊब भी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट खराब है, इलेक्शन कमीशन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ईवीएम खराब है। अब मैं आपको बता देता हूं, बुरा मत मानिएगा दीपक जी, नेता खराब है, नेता की क्रेडिबिलिटी नहीं है, नेता परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इनका। अब देखिए साइकिल को छुआ था, साइकिल पंचर पड़ा हुआ है अभी तक। अब अखिलेश जी ने कहा मैं साइकिल में नहीं बैठाऊंगा। हाथी को स्पर्श किया था, मायावती जी ने कहा दोनों को भगाओ, दोनों के साथ में कोई गठबंधन नहीं रखूंगी। और यहां आके अभी तेजस्वी जी का लालटेन बंद होगा। आप देखिएगा, मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जल्दी ही तेजस्वी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमारा आप कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन भविष्य में नहीं होने वाला है, लालटेन बुझ गया है। ऐसे में आप बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा गया। इलेक्शन कमीशन पूरे विश्व का, एक अमेरिका में भी चुनाव हुआ, वहां पर भी जिस प्रकार के मैंने देखे कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चुनाव के नतीजों को। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये जो परिपक्वता है, चुनाव के नतीजा कुछ भी आता हो हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारे देश की क्रेडिबिलिटी को सवाल लगाना, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर गाली देना, ईवीएम मशीन को गाली देना और ये कहना कि रिटर्निंग ऑफिसर बिके हुए हैं, आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? और अभी अगर रिजल्ट पलट जाएगा सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। अभी अगर 1 घंटे के अंदर रिजल्ट पलट जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। यही इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया हो जाएगी, यही सुप्रीम कोर्ट सबसे बेस्ट हो जाएगी। कमाल के लोग हैं ये लोग। हार मानना, शालीनता से हार मानना। और ये 20 सीट भी जो कांग्रेस पार्टी को दे रही है इलेक्शन कमीशन, अरे हम ही अगर खेल करते तो 0 सीट ना देते, फिर हम काहे को 20 सीट देते इनको? कमाल की बात है ये सब। आलोक जी क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता अब आप हार के तर्क गढ़ रहे हैं? दीपक जी देखिए, मैंने नहीं कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर बिके हुए हैं, मैंने कहा कि वो अधिकारी राज्य के हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर चुनाव में राज्य के अधिकारी ही लगते सुप्रीम हैं। कोर्ट के 4 जजेस ने आकर क्या कहा था, मैं वही कह रहा हूं, तो मैंने इतना ही कहा, मैंने ये नहीं कहा बिके हुए हैं, मैंने कहा कि बिके हुए हैं। लगता है बीजेपी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती है, शायद ये खरीदने का बेचने का काम ज्यादा करते हैं इसलिए शब्द इनके मुंह पर चढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन और को अपना एक निष्पक्ष निर्णय देने के लिए, अपने आप को ट्रांसपेरेंट प्रूव करने के लिए अच्छा मौका है। जहां पर रिकाउंटिंग मांगी गई है वहां रिकाउंटिंग क्यों नहीं कराता इलेक्शन कमीशन? क्या इलेक्शन कमीशन भगवान हो गया है? वहां पर भी लोग ही काम कर रहे हैं, क्यों नहीं है वो? क्या एक कैंडिडेट अगर रिकाउंटिंग मांग रहा है तो उसका भी तो संवैधानिक अधिकार होगा। क्या वो रिकाउंटिंग होने से लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा? लेकिन इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में काम करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने आके पार्क में बैठकर कह दिया कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है।
इसमें हमने नहीं कहा उनको कि आप ऐसा बोल दीजिए। तो आज का समय जो है वो ये है कि अभी 65-70 लाख वोटों की काउंटिंग और बाकी है और जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग करा के एक रिजल्ट सामने रखना चाहिए। सीएम हाउस के दबाव में नहीं आना चाहिए। सीएम हाउस के दबाव में नहीं आना चाहिए। संबित पात्रा जी, बड़ा क्लियर आरोप है कि आप इलेक्शन रिग कर रहे हैं, फिर से उस बात को दोहरा रहे हैं। आलोक शर्मा जी, देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने कई दफ़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो उसका लुबाब था, जो उसका जिस्ट था कि जल्दी मत करिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर को एक बहुत बड़ा एडवाइस इलेक्शन कमीशन ने दिया कि आप अपना समय लीजिए। कोरोना का एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। केवल 7 टेबल लगे हुए हैं, 7 ईवीएम मशीन एक साथ खुलेगी। हमने ज़्यादा जो काउंटिंग सेंटर्स है वो बनाए हैं और जल्दीबाजी में रिजल्ट डिक्लेयर मत करिए, भले ही आधी रात हो जाए। आपको क्या चाहिए? जल्दी, ये यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं जल्दी जल्दी करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। जल्दीबाजी क्यों है? जल्दी का काम शैतान का काम होता है। रिजल्ट डिक्लेयर करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये एडवाइस आज पब्लिकली इलेक्शन कमीशन ने दिया है। देखिए, ये जो युद्ध हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल के आ गए, उन्हीं में से एक जज को इम्पीच करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुचेष्टा की। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। भाई साहब, ये इतने पुराने हो गए हैं ये आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर मुझे समय खर्च करना भी बेवजह लगता है। यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं आपके चैनल पे, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि वो एडवाइस करेंगे उल्टा कांग्रेस पार्टी को। विनोद जी बैठे हुए हैं, हम सबके अभिभावक हैं, बड़े हैं, आप विनोद जी से पूछिए। बिल्कुल, विनोद जी इसी सवाल को लेकर मैं विनोद भाई के पास जाता हूं। विनोद भाई, कोई आर्गुमेंट में दम लग रहा है इस वक्त आरजेडी के और कांग्रेस पार्टी के कि भाई इलेक्शन कमीशन बायपार्टीजन बिहेव कर रहा है, बीजेपी का फेवर कर रहा है, इलेक्शन रिग होने की कोशिश हो रही है, आरओ जो है दबाव के अंदर काम कर रहे हैं? क्या अब इस मामले में आपको ये आरोप सही लगते हैं या पॉलिटिकली एक आर्गुमेंट को देने के लिए लगते हैं? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि ये आरोप जो है चुनाव में हमेशा लगते रहे हैं, पहली बार नहीं लग रहे हैं। और जहां जो लूज करने लगता है या उसको लगता है कि लूज करने की स्थिति में है तो वो आरोप लगाता है। और ये ग्राउंड पर क्या स्थिति है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता यहाँ दिल्ली में बैठ करके, क्योंकि जहां पर रिटर्निंग अफसर कौन है और कितनी सीटों का फर्क है, बहुत माइक्रो डिटेल है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो ये आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पर कोई नया आरोप नहीं है, पहले भी लगते रहे हैं। कांग्रेस भी लगाती रही है, बीजेपी भी अपने टाइम में लगाती रही है। और जो बार बार कह रहा हूँ, जो लूज करने लगता है वो लगाता है। 2009 का याद करिए, ईवीएम पर सबसे पहले आरोप अडवाणी जी ने लगाया था। नरसिम्हा राव ने तो किताब लिखी थी उस पर, जीवीएल नरसिम्हा राव ने। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे और जब कांग्रेस हारी तो कांग्रेस उस वक्त कांग्रेस डिफेंड कर रही थी ईवीएम को, क्योंकि कांग्रेस ही लाई थी। अब कांग्रेस उस तरह का आरोप लगा रही है या दूसरे दल लगा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में तो सौरभ भारद्वाज ने बकायदा ईवीएम का डिस्प्ले किया था, याद होगा आपको। उसके बाद अब जब दोबारा चुनाव जीत गए तो कोई ईवीएम की बात नहीं करते। तो ये तो मतलब जो है, जो चुनाव जो लूज करता है या करने की स्थिति में होता है या आसन देख रहा होता है, तो ये उसका पहला हथियार होता है। और पहले भी, और एक और बता दूं मैं आपको, माइक्रो लेवल पर गड़बड़ियां होती भी है, ये भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा बड़े स्तर पर इलेक्शन कमीशन कोई गड़बड़ी करता हो, लेकिन माइक्रो लेवल पर छोटे अधिकारी जो है कई बार अपने जो है जो मास्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स, चाहे वो किसी पार्टी के हो, उनके कहने पर कभी कभी गड़बड़ियां करते हैं। ऐसे कई उदाहरण अतीत में आए भी हैं। बैलेट पेपर के जमाने में भी होते थे, ईवीएम के जमाने में भी होते हैं। और इसीलिए एक दबाव बनाने की राजनीति के तहत भी जो है इस तरह का तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोशिश की जाती है कि जो है इस तरह का वो ना हो। तो ये बड़ा जांच का विषय है। लेकिन इन जनरल अगर आप मानेंगे तो आप ये इस बात को कहें, मैं फिर कहूंगा इस पोजीशन को, कि ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल हमेशा जो लूज करता है वो उठाता है। ठीक है, लूज करता है वो उठाता है, जीतने वाला क्यों नहीं उठाता? इस आर्गुमेंट के लिए मैं सीधे दिलीप चौधरी जी के पास चलूंगा। जेडीयू के नेता हैं दिलीप चौधरी जी, हार रहे हैं तो चितरंजन जी आरोप लगा रहे हैं या वो अब तर्क ढूंढ रहे हैं कि हार को कैसे ढका जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात बताते हैं दीपक भाई कि नीतीश कुमार जी का जो छवि है वो देश भर में लोग जानता है। वो कहीं से कोई किसी पदाधिकारी को डायरेक्ट फोन नहीं करते हैं और न कभी किसी को कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे कि वो नीतिगत गलत हो। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता तो स्पष्ट झलकती है। तो कांग्रेस के लोगों से या इन लोगों से ही रिटर्निंग अफसर का लिस्ट ले लिया जाए, उसी को रिटर्निंग अफसर बना दे, तभी निष्पक्ष होगा इलेक्शन कमीशन। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जब ये लोग हारते हैं
तो इसीलिए ये लोग लगाते हैं। नीतीश कुमार जी की छवि पूरे देश में लोग जानता है, उनकी शालीनता को, उनके काम करने के तरीका को, इसीलिए हार को स्वीकारना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, बड़ा दिल रखना चाहिए। लेकिन संबित पात्रा, आलोक भाई मैं आपके पास आऊं उससे पहले संबित पात्रा का एक सवाल है। सर, एक चिराग है आपके घर पर, ओवैसी का पीसी हम लेते हैं, लेकिन एक सवाल आपसे एक चिराग को लेकर है। चिराग ने जो है वो हनुमान तो बने वो, लेकिन उन्होंने राम जी की अयोध्या में जेडीयू की 8 सीटों का नुकसान कर दिया। 8 सीटों पर जेडीयू की हार सिर्फ एलजेपी के कारण हो रही है। तो ये कैसे चिराग है जिन्होंने घर में आग लगा दी? देखिए, हमने शुरू से कहा था कि इसमें बहुत लोगों ने हमें ये दिखाया कि बताने की कोशिश की और हम पे आक्षेप लगाया कि कहीं ना कहीं ये इसमें बीजेपी का एक षड्यंत्र था। हमने शुरू से कहा कि देखिए, 4 लोग ही हम मिलकर गठबंधन में हैं। 4 लोग, 4 पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, हम चारों ही लड़ रहे हैं। और एलजेपी को इस प्रकार से अपने आप को हमारा एक हिस्सा या मोदी जी के करीबी के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। उनको वैसे ही चुनाव लड़ना चाहिए था जैसे वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, कोई भी पार्टी लड़ती है। और इस विषय को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी के अध्यक्ष ने हर फोरम पे रखा है, ये स्पष्टता हमने दी है। अब देखिए, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो अलग लड़ेगी या अपने हमारे साथ मिलकर लड़ेगी, यह निर्णय तो वो लेगा। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने खुद हर मंच पे नीतीश कुमार जी ही हमारे इस चुनाव के चेहरे हैं, इस विषय को लेकर आगे हम बढ़े हैं, इसलिए किसी प्रकार का संशय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जहां तक एलजेपी का सवाल है, कुछ नुकसान जरूर किया होगा एलजेपी ने, मगर उस नुकसान के बावजूद भी हमने बहुमत के आंकड़े को स्पर्श किया है या करते हुए अभी दिख रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि एलजेपी को हमने उकसाया था, मतलब कांग्रेस ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एलजेपी हमारे साथ होती तो और बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीतते और बहुत बड़ा वेव होता हमारे पक्ष में। तो सोच लीजिए कांग्रेस और आरजेडी कहां खड़ी होती। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा दीपक जी, क्योंकि 9 बजे का समय था, 9 बजे में किसी और ठीक है, सीधे चलता हूं। असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद कन्हैया चौधरी दरभंगा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर वो बड़े एलाई साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 5 सीटों पर आगे हैं सीमांचल में। हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी। और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहाँ पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ के मसाइल हैं, जो वहाँ का बैकवर्डनेस है, जो वहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो ज़मीन कटती है, वहाँ पर स्कूल, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे। और जो भरोसा और एतमाद हम पर किया गया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी मेहनत करेंगे और जो हमने आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बिहार प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में कुछ सीटों पर कमाल किया है, कुछ पर उन्होंने जेडीयू को हराया और कुछ पर आरजेडी को। इससे क्या आरजेडी का केस खराब हुआ है? सीधे चलते हैं कन्हैया चौधरी के पास दरभंगा। कन्हैया, नीतीश कुमार क्या आपको फिर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या ये बिहार के लिए अच्छा है, बेहतर है, बुरा है? आपका व्यक्तिगत आकलन क्या है? सर, उम्मीद तो लग रही है कि नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि पिछला जो पंचवर्षीय था, ये प्रेजेंट वाला, ये पूरा का पूरा नीतीश कुमार ने खा गया। इसमें वो कोई काम नहीं कर पाए। पहला जो उनका पंचवर्षीय था उसमें पूरे बिहार को हिला के रख दिए, कोई डाउट नहीं था कि वो काम नहीं किए। पूरा का पूरा काम हुआ, वो भी धरती पे काम हुआ। लेकिन ये जो फिर आके, और सबसे बड़ी मुद्दा है सर जो शराबबंदी, आप इस बार आते हैं तो कम से कम शराबबंदी है तो उसको पूर्णतः शराबबंदी हो जाना चाहिए।
पूर्णता हो जाना चाहिए। कन्हैया जी, आपको लगता है अभी भी कसर है? मैं आऊंगा आपकी बात पर। आप कह रहे हैं कि इन 5 सालों में नीतीश ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा उन्होंने 2005 से 2010 के बीच किया था। मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूं। मैं सीधे चलता हूं दिलीप चौधरी जी के पास। दिलीप चौधरी जी, आप नीतीश कुमार जी इन 5 सालों के दौरान कभी आरजेडी के खेमे में जाते हुए दिखाई दिए, कभी बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिखाई दिए। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपको नहीं लगता नीतीश कुमार ने अपनी व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी लूज की है और इसी के कारण आज आप छोटे भाई की तरह दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी बड़ा भाई बन गई है बिहार में आपके? देखिए, एक बात बता देते हैं कि छोटे भाई बड़े भाई की कोई बात नहीं है। आज भी नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं और उन्होंने जो समझौता किया था, महागठबंधन बनाया था, उनके अनुरूप महागठबंधन में काम नहीं हो रहा था। उनका जो स्वभाव और काम करने का जो तरीका है, एक स्वच्छ छवि है और जिस तरीके से वो पारदर्शिता से काम करते हैं, उसमें कहीं न कहीं उन्हें लगा कि इसमें मुझे बाधा हो रही है, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया था। और भाजपा के लोग उनके कांटेक्ट में थे। स्वर्गीय जेटली जी ने काफी उनकी मित्रता थी और उन्होंने सारी बातें, कुछ ऐसी अंदरूनी बातें थी जो जेटली जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था। उस आधार पर उन्होंने अपने को स्वच्छ छवि बरकरार रखने के लिए भाजपा के साथ वो समझौता किए थे। बताइए ना, हमको भी बता दीजिए अंदरूनी बातें। कुछ ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी दिलीप जी आज की। अब ये बात तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं दीपक भाई, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि मैं टेबल के उन दोनों आदमियों के बीच की बात है, इसको सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। और दूसरी बात है कि भाजपा से उनका पूर्व में भी तालमेल था, बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके कारण कुछ दूरियां हुई थी, लेकिन उनका जो मन स्वभाव जो है काम करने का इतना स्वच्छ और ईमानदारी से है कि सारे चीज की पारदर्शिता है। और रही बात विकास की, बिहार में बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो ये भी कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा पर बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा, जो छोड़ा उन्होंने आरजेडी के साथ। और क्या इसके चलते उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है? आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक दर्शक हमारे कह रहे हैं कि इन 5 सालों में नीतीश ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा 2005 से 2015 तक किया था। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, सवाल चित्रंजन जी से। उनका वही है, काम करने का तरीका वही है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि 14 घंटा मेहनत करते हैं। आज जो बिहार, विकसित बिहार जो आपको दिख रहा है, दिलीप जी एक मिनट रुक जाइए, चित्रंजन जी से सवाल है ये। बहुत बड़ा योगदान है और नीतीश हम तो थे न्यूज 18 पर मेहनत करके हर घर को बिजली अभी देखा तक खाया हुआ सारे। चित्रंजन जी का फोन कट गया, लेकिन अब बहस में मैं आलोक शर्मा जी और प्रेम शुक्ला जी को लेकर आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, आप थे नहीं, आलोक जी कह रहे थे कि गड़बड़ इलेक्शन कमीशन में भी है, गड़बड़ ईवीएम में भी है, रिगिंग भी हो रही है। आप कैसे देखेंगे आलोक शर्मा जी के इन तर्कों को? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में देखिए, जब किसी व्यक्ति में स्वयं में खोट होता है तो उसको हर कोई खोटा दिखाई देता है। आपका दृष्टि दोष हो, आपका व्यक्तित्व दोष हो, आपका कृतित्व दोष हो, तो आपको शेष विश्व में हर कोई जो है आपको दोषी दिखाई देगा। आप भारत के निर्वाचन आयोग, जिसकी जो है नज़ीर पूरे दुनिया में दी जाती है, निर्वाचन आयोग पर आपको आशंका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ये किस तरह से मोशन लेकर आए थे इम्पीचमेंट, वो हर किसी को पता है। दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की गई। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके झूठ बोला गया और फिर आकर जो है हम झूठे हैं, इसका शपथ पत्र दायर किया गया। तो ऐसे झूठ की बुनियाद पर जिनकी राजनीति टिकी हो, उनकी किसी बात को गंभीरता से लेना चाहिए क्या, ये प्रश्न है। आलोक शर्मा जी, आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। और देखिए, जश्न का माहौल तेज हो रहा है, जबरदस्त आतिशबाजी इस वक्त हो रही है, मेरे ख्याल से जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। बताइए कहां के दृश्य है, बीजेपी कार्यालय के या जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का? आलोक शर्मा जी। दीपक जी, अच्छा ये है दीपक जी ये देखिए सर, ये तो ओवैसी जी के घर की पार्टी है, ओवैसी जी के घर जिनको जीता हुआ
एक मिनट सर, ओवैसी जी का घर ना बीजेपी ना जेडीयू 5 सीटों पर कमाल किया सीमांचल में। आलोक शर्मा जी बताइए आप क्या कह रहे हैं? जी जी, देखिए ये 119 कैंडिडेट्स की सूची है जिनको जीता हुआ कहा गया इलेक्शन की कमीशन की तरफ से महागठबंधन के, और उनको बाद में सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। अब इसको क्या कहा जाए, उनकी वेबसाइट्स में, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो पहले डिक्लेयर की गई और बाद में नहीं हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। मैं समझता हूं कि संवेदनशील मुद्दा है। इस संवेदनशील मुद्दे को, आज यहां बिहार का मामला है, कल को कहीं और का मुद्दा होगा ये। लेकिन आलोक भाई, इलेक्शन कमीशन को डिजिटल तो हर रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। अगर इतनी बड़ी धांधली डिजिटली इलेक्शन कमीशन ने की है तो आपके पास तो आधार बनता है एक सॉलिड केस ठोकने का। बीजेपी दफ्तर दिल्ली की तस्वीर आ रही है, आपके पास आधार बनता है। अगर आप कह रहे हैं कि अपने परिणामों को इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन बदला है तो इसका तो हर सेकंड का रिकॉर्ड होता है डिजिटल। आपके पास तो एक बहुत मजबूत केस बनता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का। मुझे लगता है कि वो सारे ऑप्शंस खुले हैं, वो भी अपनाए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ट्रांसपेरेंटली वो ऐसा शो करे कि सब कुछ ठीक हुआ है और उसको जनता तक भी पहुंचाए। अगर ऐसा होगा तो ये लोकतंत्र के लिए को मजबूत करने का कदम होगा। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन इस कदम को उठाए और जहां पर भी आरजेडी को, कांग्रेस को या किसी को भी कोई शंका है उसको दूर किया जाए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसलों के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई है वो आज बताने का विषय नहीं है। तो इसलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से कहूंगा कि अपना पूरा इतिहास देख लें कि कौन कौन से फैसलों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज का विषय केवल ये है कि आज अभी जो काउंटिंग बची हुई है उसको तुरंत कराया जाए और ट्रांसपेरेंटली रिजल्ट्स को जनता के सामने रखा जाए। प्रेम शुक्ला जी रिक कर रहे हैं, अभी भी आरोप लगा रहे हैं और कन्विक्शन के साथ लगा रहे हैं, सीट भी दिखा रहे हैं 119। देखिए ये दायित्व जो है, देखिए निर्वाचन की प्रक्रिया को निष्पक्षता पूर्वक सुनियोजित ढंग से संपन्न करने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। और भारत के निर्वाचन आयोग के किसी निर्णय पर यदि आपको आपत्ति हो तो भारत में एक पारदर्शी न्यायपालिका है। इन दोनों की स्थिति के बावजूद जिनको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, जिनको संसद पर विश्वास नहीं, जिनको कार्यपालिका पर विश्वास नहीं, जिनको भारत पर ही विश्वास नहीं है, जिनको भारत माता की जय के बोलने पे विश्वास नहीं है, सारे जिनको वंदे मातरम पे विश्वास नहीं है, पर विश्वास है, विश्वास की कमी इतनी ज्यादा है, बनाए हुए हमारे ही हैं, विश्वास कहां से ला कर दे? और विश्वास बाजार में कहीं बिकता हुआ मिलता नहीं है, थोड़ा विश्वास इनको दे देते। विश्वास की कमी, एनके सिंह सर क्या कहेंगे? आलोक शर्मा जी लगातार ये तर्क दे रहे हैं कि रिगिंग हो रही है, आरजेडी भी कह रही है, मनोज झा भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक तर्क है? तेजस्वी के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जरा ऑडियो ऑफ करिए, सुनते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। एक सेंटेंस आपने कहा था, गरीब जनता को हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, आपको परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब जनता को परेशान करना बंद करो। ठीक है, तो यहाँ नारे लग रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार चोर है, चोर है। तेजस्वी यादव के घर के बाहर लोग चिल्ला रहे हैं। इनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि ये फिसल गए तो हर हर गंगे वाला मामला है, या ये तर्क गढ़े जा रहे हैं एक हार को फेस सेविंग करने के लिए? आपको क्या लगता है? क्या आलोक भाई क्या आरोपों में दम है? क्या आरजेडी के आरोपों में दम है कि रिगिंग हो रही है यहाँ पर? देखिए नहीं, आपने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा था, ये रिकॉर्डेड होता है और स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होता है जिसको कि हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक मैसेज जाएगा और पूरा एक्सपोज हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, और फिर हम ये ट्रस्ट क्यों नहीं मानते? इलेक्शन कमीशन एक अच्छी संस्था है, जहां पे कांग्रेस जीत जाती है। ये काम उसने राजस्थान में नहीं किया, ये काम उसने पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में नहीं किया, लेकिन बिहार में जब हारते हैं तो हमारे पर एक संस्था को धीरे से आरोप लगा देना होता है। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, और बहुत जल्दी है। आपके पास एक भी टेंजिबल प्रूफ नहीं है। और जहां तक देरी का सवाल है, देरी रिटर्निंग ऑफिसर जब तक वो लास्ट राउंड नहीं हो जाता है और सारी चीज से वो मुतमईन हो, तब तक वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी वो स्टेज है कि आप सीधे। अच्छा, आप ये एक बात बताइए
क्या मैनिपुलेटर इतने मूर्ख है कि आपको 112 तक तो ले आएंगे, लेकिन आपको 4 सीटें और नहीं देंगे, 4 सीटों पे रोक देंगे। अरे उनको करना होता तो 70 पे आपको रखते, उनको 140 पे कर देते। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करने में इस समय इलेक्शन नीतीश कुमार के हाथ में है क्या? इलेक्शन कमीशन देख रहा है, और यही इलेक्शन कमीशन है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी रहा है, यही इलेक्शन कमीशन है जो कि छत्तीसगढ़ में भी रहा है। लेकिन तब आपने नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, और वो भी कांग्रेस ऐसी बड़ी पार्टी को इस वाले आरोप से बचना चाहिए। आलोक शर्मा जी, बात तो उन्होंने सही कही है। अगर मैनिपुलेट करना होता तो आपको 70 पे रोक देते, आपको 113 पर भी क्यों आने देते प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि जो इस तरह का काम करता है वो सारे अपने हथकंडे अपनाकर चलता है। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे के चलता हूँ। मैं एनके सिंह साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। सिंह साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन हम 3 राज्यों के चुनाव जीते थे, उस दिन भी हमने तमाम इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयों के ऊपर सवाल उठाए थे, और आज भी हम रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। वैशाली से राजा पाकर जो हमारे कैंडिडेट थे, उनको डीएम ने डिक्लेयर किया ओपनली पब्लिक में आके कि आप जीत गए हैं, आपको बधाई हो, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं उनको। अभी कभी कह रहे हैं रिकाउंटिंग होगी, कभी कह रहे हैं आप हार गए। मैं नाम भी ले रहा हूं कैंडिडेट का और सीट भी बता रहा हूं। हमारे पास इस तरह के कई एग्जाम्पल सामने आए हैं, तब हम आज नेशनल चैनल पे ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं, केवल इसको इलेक्शन कमीशन को भगवान मान लेना या किसी भी निर्णय को जुडिशरी के को अंतिम स्टेप मान लेना शायद ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन कमीशन आए, और मैंने जो अभी एग्जांपल लिया है इसको भी क्लैरिफाई करें वो लोग। सर, अगर डीएम ने कहा होगा तो आजकल तो हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है। आपके कैंडिडेट ने डीएम को रिकॉर्ड किया होगा ये कहते हुए। आजकल तो हर जगह कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी लगे होते हैं, बाकी कैमरे लगे होते हैं, तो डीएम का वो बाइट तो रिकॉर्ड हो गया होगा ना कि उन्होंने आपके कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया। तो अब तो आपके पास सबूत है, सॉलिड सबूत है कि आप कोर्ट जा सकते हैं उनके खिलाफ। दीपक जी, जो डीएम होगा वो हमें इलेक्शन कमीशन के वहां के पोजीशन का वो दे देगा क्या? आपको लगता है कि जो डीएम अपने आप को फंसा लेगा क्या? हमें आप खुद कह रहे हैं उन्होंने डिक्लेयर किया, आप जीत गए, तो हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है, हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। बिल्कुल कह रहा हूं दीपक भाई, अरे दीपक भाई, वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी तो चाहिए। वो कौन देगा? वो डीएम दे देगा क्या? अपनी नौकरी गंवाएगा क्या वो? मुझे लगता है धैर्य से सोचने का विषय। हम सब लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं कि अगर इस तरह की कहीं पर कोई शिकायत आ रही है तो मीडिया के साथी भी उसको प्रोटेक्ट ना करें। नहीं, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहा हूं। तो वास्तव में उस पर जांच होनी चाहिए। नहीं, आप प्रोटेक्ट, बिल्कुल प्रोटेक्ट, मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहा हूं। जो आर्गुमेंट एनके सिंह सर ने दिया वही आर्गुमेंट मैं दे रहा हूं। पराजित, देखिए दीपक जी, नाम बता रहा हूं, कौन सी सीट है, कैंडिडेट का नाम बता रहा हूं, और ऐसा एक नहीं, और कुंठा जो है एग्जांपल मैंने अनावश्यक आक्रोश देती है, और अनावश्यक आक्रोश आपको अतार्किक बातें रखने के लिए प्रेरित करता है। तो जिस तरह की बातें की जा रही है, अगर डीएम ने डिक्लेयर किया है तो साहब अभी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट है, और अगर डिक्लेयर किया है तो बहुत लोग जब डिक्लेयर किया पब्लिक में किया, किसी कान में किया नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग प्राइवेट लोग को भी करने का अधिकार वहां है। ऐसी स्थिति में जब पब्लिक के बीच आपका दावा है, आलोक जी का दावा है कि पब्लिक के बीच आकर किया है, तो पब्लिक के बीच सबसे पहले उसने मोबाइल जब्त करा लिए थे, सारे कैमरे जब्त हो गए थे, नहीं हो गए थे साहब, तो आपके पास उपलब्ध एविडेंस होगा, नहीं तो विटनेसेस तो है ना साहब। अगर आपके पास अगर जो है रिकॉर्डेड नहीं है, विटनेसेस होंगे, और इसके लिए बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है। अनावश्यक पराजय के बाद खींच निकालने के लिए एक व्यवस्था के खिलाफ, एक तंत्र के खिलाफ, एक संस्था के खिलाफ अनावश्यक जहर उगलकर आप कृपया जो है लोकतंत्र को कलुषित करने का कुत्सित कार्य न करें। दीपक जी, जहां काउंटिंग स्टेशन होता है वहां मोबाइल आसपास भी अलाउड नहीं होता है। शायद बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को इस बात का पता नहीं। पब्लिक में डिक्लेयर किया आपका शब्द है सर, पब्लिक में डिक्लेयर किया। अरे भाई, पब्लिक का मतलब वही है जहां पर काउंटिंग होगी वो सब पब्लिक ही है ना।
पब्लिक का कोई भीड़ में आके थोड़ी ना करेंगे। जहां काउंटिंग स्टेशन है, जहां तो वहाँ काउंटिंग सीसीटीवी एजेंट्स है, जहां तब तो वहाँ ईवीएम की काउंटिंग सीसीटीवी हो रही है और वहां इलेक्शन पर कमीशन के डिक्लेयर मांगने पे डीएम को देना और वहां पड़ेगा। पर अब उसकी फुटेज कौन देगा भाई? डीएम फुटेज दे देगा क्या उसकी? डीएम इतना सीधा है कि अपनी नौकरी इलेक्शन को गवा कमीशन देगा। लेगा, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के ऑर्डर सीधे दिलाएगा, आरोप लग रहे हैं। इलेक्शन आप कमीशन लोग देगा, इलेक्शन हाई कोर्ट का कमीशन की- लाएगा, नहीं, सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट दिलाएगा। कमीशन ऐसा लग आपको रहा है कि किसी पे जैसे विश्वास नहीं है। बीजेपी का ही मेरे है ख्याल कि से भारत की किसी हमको- संस्था पे नहीं, विश्वास इलेक्शन नहीं है। कमीशन को आलोक भाई और बीजेपी प्रेम शुक्ला जी, संवैधानिक व्यवस्था आलोक भाई पर और प्रेम विश्वास शुक्ला नहीं जी, है। हमको आरोप प्रत्यारोप से आगे निकलकर कोई व्यापक चर्चा के ऊपर आना चाहिए। आलोक भाई, मेरे ख्याल से 1 घंटा काफी है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करने के लिए। तो मैं अब जाता हूं राकेश कुमार जी के पास। राकेश कुमार जी, ऐसा अनुमान मैंने कहीं तक नहीं देखा। संजय जायसवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, फैसला आया है तो वो बहाना कर रहे हैं, लोगों से झूठ बोल रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स पे जाके झूठ बोल रहे हैं। यह वही बात हुई कि क्रिकेट में या तो हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो विकेट और बॉल लेके फील्ड से भाग जाएंगे। आज राजद यही काम कर रही है। हम तो कभी नहीं बोले। मैं 9 बजे सुबह से यहाँ प्रदेश कार्यालय बैठा हूँ, बिना हिले मैं 9 बजे से बैठा था। अभी हम लोग लंच करने चले गए थे, क्योंकि 6 बजे शाम तक हम लोगों ने लंच नहीं किया था। और जिस तरह के टीवी पे अब जिस तरह की बकवास बातें हो रही हैं, आप ईवीएम है, सारी चीजें होती हैं। आपका कहना है कि जब आपकी अपनी सोच थी कि आप जीत रहे हैं तो सब कुछ ठीक था। अभी जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो जिस तरह के नाटक, मैं नाटक शब्द का प्रयोग करूंगा, एक माननीय राज्यसभा के सदस्य कर रहे हैं, उनको देख के यही लगता है कि बचपन में वो जब क्रिकेट खेलते थे तो ये उनका यही सिद्धांत होगा, या तो मुझको जीतने दो, नहीं तो मैं विकेट बॉल बैट बॉल लेके सब भाग जाऊंगा कि ये सब फर्जी है। और इस तरह की घटिया राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हम तो इतना सारा सर्वे रिपोर्ट के बावजूद भी 9 बजे सुबह से मैं यहाँ लगातार बैठा हूँ। जनता जो फैसला करे, हर दल को अच्छे से इसको कबूल करना चाहिए। और इस तरह की बहानेबाजी केवल वही करते हैं जिनकी सोच घटिया होती है। बिल्कुल बन रही है। आपके जो कैंडिडेट थे वो तो क्रिकेट खेलते थे, तो क्या बैट बॉल लेके भागने के चक्कर में बैट बॉल विकेट सब लेके मैदान से भाग जाएं, ये कह रहे हैं संजय जायसवाल जी? दीपक जी, मुझे लगता है कि अभी देखिए, राजा पाकर की सीट की मैं बात कर रहा था, वैशाली से, ये 1720 वोटों से जीते थे और इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। मैं फिगर भी बता रहा हूं कि कितनी वोटों से जीते थे। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने कहीं नहीं कहा, जीता है। आपका विचार भी मान्य है, प्रेम शुक्ला जी का विचार भी मान्य है। मैंने कहीं नहीं कहा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि 1720 वोट से अगर एक व्यक्ति जीत रहा है और उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, और ऐसा कई जगह हुआ है कि आप रिकाउंटिंग नहीं करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और रिकाउंटिंग जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां पर जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। पोस्टल बैलेट की जो पेपर्स वोटिंग थी वो आधी रोक दिया आपने बीच में। मैंने एग्जाम्पल गुजरात का दिया कि आप कह रहे हैं न्यायालय चले जाइए। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर को 2 बार आयोग ठहरा दिया, उसके बावजूद वो मंत्री हैं। मुझे लगता है कि आज का समय की जिद करते थे, फील्डिंग कोई करना नहीं चाहता था और बैटिंग नहीं मिलती थी तो बैट बॉल और विकेट सब लेके भाग जाते थे। या तो बैटिंग करूंगा या खेल बिगाड़ूंगा। आप भी वही कर रहे हैं अभी। नहीं, मुझे लगता है ये काम तो बीजेपी कर रही है कि या तो हमारी सरकार बनेगी, नहीं बनेगी तो हम इलेक्शन कमीशन को और बाकी चीजों को कहीं ना कहीं मिसगाइड करेंगे, कहीं ना कहीं हम मीडिया के माध्यम से उस चीज को कैप्चर करेंगे, हम कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये काम तो बीजेपी कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? सत्ता तो उनके हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं है। आलोक भाई, आप मुझे आज हंसी आ रही है, आप इतने सॉलिड आर्गुमेंट दे रहे हैं और अब आप खुद मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप खुद कन्विंस नहीं है अपने खुद के आर्गुमेंट से। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन लार्जर सवाल पे चलूंगा। ये कैसा हनुमान जिसने अयोध्या में आग लगा दी? चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। राकेश कुमार है हमारे साथ, ब्रेक के बाद वापस आता हूं।